इसका थर्ड चैप्टर है जिसका नहीं, फर्स्ट चैप्टर हमारे पास रिमूव हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम। तो चैप्टर का नाम है हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। तो सबसे पहले हमारे पास चैप्टर दिया गया केमिकल काइनेटिक्स। तो चैप्टर का नाम हमारे पास दिया गया केमिकल काइनेटिक्स। इसका क्या मतलब हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? ये इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about the speed of a reaction, and factors affecting the rate of reaction, factors affecting the rate of reaction and its mechanism, तो केमिकल काइनेटिक्स में हम मेनली बात करते हैं जिसके स्पीड ऑफ रिएक्शन के, जिसको हम क्या रेट ऑफ रिएक्शन में बोल सकते हैं, और कौन कौन से फैक्टर हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं और उसकी मैकेनिज्म हमारे पास क्या, कैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, इसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक, तो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने से पहले क्लास 11 में एक चैप्टर पढ़ाया जाता है थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो थर्मोडायनामिक्स हमको क्या बताता है? अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स, अगर हम थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग बात करें तो थर्मोडायनामिक्स में हमें ये चीज पता चलती थी कि कोई रिएक्शन हमारे पास फिजिबल है कि नहीं है, यानी कोई रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। जैसे हमारे पास एक रिएक्टेंट दिया गया है और ये हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, ये हमको कौन बताता था? हमें थर्मोडायनामिक्स बताता है। ठीक, कैसे? अगर हमारे पास जो डेल्टा जी की वैल्यू होती थी लेस देन 0 आती थी, ठीक, तो हम बोलते थे कि रिएक्शन हमारे पास क्या फिजिबल है। ठीक, इसका मतलब हमारे पास क्या होता था कि रिएक्शन फिजिबल है, रिएक्शन फिजिबल। लेकिन अगर हमारे पास क्या होता था, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 आता था, तो रिएक्शन हमारे पास क्या होती थी? नॉट फिजिबल, रिएक्शन आर नॉट फिजिबल। यानी अगर हम थर्मोडायनामिक्स के बारे में बात करें तो कोई रिएक्शन हमारे पास होगी कि ये नहीं होगी हमारे पास, वो हमें थर्मोडायनामिक्स से पता चलता है। लेकिन अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड लगेगा, या 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, या महीनों, साल, कितने दिन लगेंगे, ये थर्मोडायनामिक्स हमको नहीं बताता। ठीक, तो उसी चीज के बारे में हमें केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ना है। तो केमिकल काइनेटिक्स में हमको ये पता चलेगा कि कोई रिएक्शन हमारे पास अगर हो रही है तो वो कितने टाइम में होगी, उसको कंप्लीट होने में 1 मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा, या 15 मिनट लगेंगे, तो वो हमको केमिकल काइनेटिक्स से पता चलता है। जबकि थर्मोडायनामिक्स में क्या होता था, ये सिर्फ हमें ये बताता था कि हमारे पास रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है। ठीक, अगर रिएक्शन फिजिबल है तो कितने टाइम में होगा, 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, उसको कंप्लीट होने में 20 मिनट, ये हमको वहां पे पता नहीं चलता था। ठीक, बट यहाँ पे हमें पता चलेगा कि हमारे पास रिएक्शन हो रही है तो उसको होने में कितना टाइम लगेगा। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें तो हमको पता है कि ग्रेफाइट डायमंड जो होता है हमारे पास, वो किससे बनता है? कार्बन, यानी ग्रेफाइट हमारे पास जो होगा, अगर इससे हमको बनाना है डायमंड, तो ये हमको पता है। अगर हम थर्मोडायनामिक्स की अकॉर्डिंग बात करें तो ये थर्मोडायनामिक्स बताती है कि ग्रेफाइट हमारे पास डायमंड में आसानी से कन्वर्टिबल है, यानी ग्रेफाइट से डायमंड को बनाया जा सकता है। ठीक, लेकिन क्या एक्चुअल में ये पॉसिबल है? लैब में इसको हम बना सकते हैं, घर पे बनाया जा सकता है क्या इसको, कि ग्रेफाइट से डायमंड बना ले? अगर ऐसा होता तो हर कोई डायमंड ही बना रहा होता, बैठ करके आराम से डायमंड बनाते, पढ़ने की जरूरत ही क्या थी? लेकिन ऐसा तो होगा नहीं हमारे पास। तो केमिकल काइनेटिक्स हमको ये पता चलता है कि इसको ये हमारे पास थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग तो डेल्टा जी लेस देन 0 है, क्योंकि ये पॉसिबल है, ग्रेफाइट को हम डायमंड में बना सकते हैं। लेकिन जब हम अगर केमिकल काइनेटिक्स से पता करते हैं तो इसको ये पता चलता
इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, बट हमें थर्मोडायनामिक से स्टार्टिंग पता क्या चला कि डेल्टा जी लेस देन 0 था, तो हम बैठ गए रिएक्शन कराने की। तो इसीलिए दोनों चीज़ें हमें पढ़ना जरूरी है। डेल्टा जी लेस देन 0 है, इसका मतलब रिएक्शन फिजिकल है नहीं, ये थर्मोडायनामिक पता चलेगा। लेकिन रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा वो हमें पता चलेगा कहाँ से, केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है। तो उसके बारे में हमारे पास कैसे पता लगाएंगे, उसके लिए हमारे पास निकालना पड़ेगा हमको रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास, अगर हम एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं, मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन दी गई है, जैसे हमारे पास ये एक रिएक्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन हमको निकालना है, चलो। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, ये हम लिख लेते हैं पहले। ये क्या होता है, द चेंज इन कंसंट्रेशन, द चेंज इन कंसंट्रेशन, द चेंज इन कंसंट्रेशन of any one of the reactant, of any one of the reactants, any one of the reactants, any one of the reactants का मतलब है चाहे हमारे पास वो रिएक्टेंट भी हो सकता है, जो नहीं रिएक्टेंट हो, प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। शॉर्ट में इसको हम आर को आर लिखेंगे, बार बार इतना लिखेंगे, छोटा करेंगे इसको हम आर को आर लिखाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। तो मैथमेटिकली अगर इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम आर वार। हमारे पास क्या होगा, अगर हम मान लो कंसीडर रिएक्शन, अगर हम कंसीडर करते हैं कि रिएक्शन हमारे पास मान लेते दिया गया है जो आर से पी में जा रहा है, ठीक। तो इनिशियली अगर हम मान लें t इक्वल टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन हमारे पास कितना था, C1 था, या C इनिशियल मान लेते हैं। तो शुरुआत में प्रोडक्ट होगा नहीं, 0 होगा। तो t इक्वल टू किसी टाइम बाद इसका कंसंट्रेशन हमने मान लिया कितना हो जाता है, C फाइनल। तो इसका कुछ होगा, हमने मान लिया x बना होगा हमारे पास, ठीक। तो चेंज कितना आया हमारे पास कंसंट्रेशन का, डेल्टा C, चेंज कितना आया हमारे पास, चेंज इन कंसंट्रेशन किसके बराबर होगा हमारे पास, जितना फाइनल हुआ है C फाइनल माइनस C इनिशियल अपान में डेल्टा T, ठीक। तो ये आ जाएगा हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर, C फाइनल माइनस C इनिशियल अपान में डेल्टा T, ठीक। ये आ जाएगा हमारे पास इसका रेट ऑफ रिएक्शन। इसको भी लिख सकते हैं कितना, डेल्टा C अपान में डेल्टा T। ये हमारे पास क्या रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। हटा के दूसरा लिखते हैं। मान लो हमारे पास कोई एक रिएक्शन दी गई है जो R से P में जा रहा है, ठीक। R से P में कन्वर्ट हो रहा है। तो इनिशियली हमने मान लिया कि इसका कंसंट्रेशन हमारे पास कुछ था C1, इसका कंसंट्रेशन T इक्वल टू 0 पे हमने माना है कि C1 है। और कुछ टाइम बाद T डैश पे हम मान लेते इसका कंसंट्रेशन कितना हो गया, C फाइनल। इनिशियली इसका कंसंट्रेशन 0 होगा, जैसे कुछ टाइम बीतेगा रिएक्टेंट हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो कुछ प्रोडक्ट बनेगा, हमने मान लिया कितना बना है, x बना है हमारे पास, ठीक। तो ये हमारे पास का कंसंट्रेशन आया। अब रेट ऑफ रिएक्शन हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन दो तरीके से निकाला जा सकता है। या तो निकालने क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का जब लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ठीक। क्यों आएगा अभी हम आगे बताते हैं, बट अभी के लिए देख लो क्यों आएगा। इसका रीजन ये है कि हमारे पास रिएक्टेंट क्या हो रहा होगा, जैसे जैसे टाइम हमारे पास बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा। तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, धीरे धीरे हमारे पास डिक्रीज होगा ना, इसका कंसंट्रेशन कम होगा। तो ये माइनस साइन हमारे पास दिखाता है डिक्रीजमेंट को, इसका कंसंट्रेशन हमारे पास डिक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर रेट ऑफ रिएक्शन हम प्रोडक्ट साइड से लिखना चाहें तो किसके बराबर आएगा हमारे पास, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस साइन लगेगा। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, ये बन रहा है, बढ़ेगा लगातार इसका कंसंट्रेशन ना। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, चेंज इन
रिएक्शन हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन, लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन। यहाँ से ज्यादा समझ में आएगा कि हमारे पास क्यों प्लस माइनस आया था। ठीक, तो जैसे हमारे पास एक रिएक्शन मिल गया कि ये ए है, ए से हमारे पास कोई प्रोडक्ट पी बन रहा है। ठीक, अब t इक्वल टू 0 पे इनिशियल जब हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, जिसका कंसंट्रेशन हमने मान लिया कितना है, ये R1 है, तो इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो प्रोडक्ट बना नहीं होगा, तो उस टाइम पे इसका कंसंट्रेशन क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब t इक्वल टू किसी टाइम बाद हम मान लेते हैं किसी टाइम t डैश पे, यानी 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड बाद या 1 घंटे बाद हमारे पास जो रिएक्टेंट है कुछ कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट में जा चुका होगा, तो इसका रिएक्टेंट हमने मान लिया इसका कंसंट्रेशन जो आया वो कितना आ रहा है, R फाइनल। इसको आप इनिशियल बोल रहे हैं, इसको R फाइनल। तो हमारे पास ये क्या होगा, उस टाइम पे ये कुछ बन चुका होगा, उसको हमने मान लिया कि x बना होगा, ये जितना भी बना होगा। अब इसमें चेंज निकालने, कंसंट्रेशन कितना चेंज आएगा इसमें, तो कंसंट्रेशन में चेंज निकालना है डेल्टा C अगर निकालें यहाँ से, या डेल्टा R लिख लेते हैं क्योंकि आप ये निकाल दो, तो चेंज क्या होगा हमारे पास R फाइनल माइनस R इनिशियल। ठीक, ये आएगा, इधर से निकालें तो देखो यहाँ पर क्या है, R इनिशियल ग्रेटर है R फाइनल से ना। क्यों ग्रेटर है, देखो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अगर इनिशियली मान लो हमने 10 मोल ले रखे थे लेके, तो जब इनिशियली 10 मोल था तो बाद में ये हमारे पास कितना बचेगा, 10 मोल से कम ही होगा, क्योंकि कुछ मोल क्या होगा हमारे पास रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा, तो क्या होगा 10 से तो कम ही होगा ना, 10 से तो ज्यादा हो नहीं सकता, चाहे 8 हो 9 हो जितना भी रहेगा, लेकिन 10 से कम होगा। तो ये वैल्यू क्या हमारे पास स्मॉल है, ये वैल्यू बड़ी है, तो जब स्मॉल वाले में से बड़े वाले को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा हमारे पास। ठीक, जबकि यही अगर हम प्रोडक्ट साइड में निकालें, अगर इधर निकालें चेंज इन कंसंट्रेशन का कितना आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी x माइनस इनिशियल कितना था, ये हमारे पास 0, ये फाइनल है ये इनिशियल है, तो यहाँ पर क्या होगा, x हमेशा 0 से बड़ा होगा, क्योंकि क्या बन रहा हमारे पास ना, ये तो पहले था नहीं और बाद में आ रहा है बड़ा हमारे पास, तो ये क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर इधर रिएक्टेंट वाले साइड में माइनस और इधर पॉजिटिव लगाया है। कैसे, देखो यहाँ पे रिएक्टेंट वाले में जब हमने रिएक्टेंट कंसंट्रेशन लिया है तो रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव साइन आएगा, अगर हम प्रोडक्ट ले रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन में हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक, तो एक चीज और यहाँ से निकाल सकते हैं, वो निकालेंगे हम, एक चीज और निकाला जा सकता है, क्या है देखो, चलो तो हमारे पास क्या है, जो A से P बन रहा है, जो यहाँ पर जो A से P बन रहा है यहाँ पे, तो A से P जब बन रहा होगा तो क्या होगा, ये हमारे पास डिक्रीज हो रहा है ना, कम हो रहा है हमारे पास, डिसअपीयर हो रहा है धीरे धीरे, जबकि ये क्या हो रहा है हमारे पास, बन रहा है ना, ये अपीयर हो रहा है, तो ये होता है क्या, ये हमारे पास अपीयर हो रहा होगा, यहाँ पे ये अपीयर हो रहा है। ठीक, जबकि ये क्या हो रहा है धीरे धीरे हमारे पास, ये डिसअपीयर हो रहा होगा ना, ये डिसअपीयर होगा, यानी कम हो रहा होगा हमारे पास। ठीक, धीरे धीरे कम होगा यानी डिसअपीयर होगा, तो ये हमारे पास बनेगा नहीं, अपीयर होगा हमारे पास, अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस। तो इसके बेसिस पे हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी निकाल सकते हैं, वो क्या होता है हमारे पास, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये किसके बराबर होगा हमारे पास, चेंज माइनस साइन लगा के चल रहे हैं, तो बता रहे हैं कि कम हो रहा है हमारे पास, डिक्रीज हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है धीरे धीरे, तो माइनस के साथ में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A लिख देते हैं। ठीक, और दूसरा हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, वैसे रेट ऑफ अपीयरेंस को R को B से लिखते हैं। रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होगा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, यानी हमारे पास जो आएगा, जो भी आएगा डेल्टा C अपान में डेल्टा C, डेल्टा T नहीं, ठीक, क्योंकि ये क्या हमारे पास का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव साइन आया है और यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो दिखा रहा हमारे पास कम आ रहा है, यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस नेगेटिव होगा, लेकिन रेट ऑफ अपीयरेंस हमारे पास क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। वो सॉरी, हाँ, रेट ऑफ अपीयरेंस हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हमारे पास नेगेटिव रहेगा। ठीक, तो कोई रिएक्शन लेते हैं जहां से दोनों चीज, अगर हमको रिएक्शन को निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तब क्या निकालेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस के अराउंड। चलो एक रिएक्शन से लिखते हैं, जैसे हमारे पास मान लो एक रिएक्शन दी गई है, ये है स्मॉल a से
अभी हमने पढ़ा इसके लिए हमारे पास जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में टी। ठीक, रेट हमारे पास क्या होगा, क्योंकि ये तो चेंज इन कंसंट्रेशन आया था, अगर रेट निकालना है क्या करना पड़ेगा हमको, डेल्टा टी से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी डेल्टा टी से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आ गया माइनस डीए बाई डीटी, और रेट ऑफ अपीयरेंस अगर निकालेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ये डेल्टा माइनस के साथ में प्लस आएगा, डेल्टा डी बाई डी बाई डी आ जाएगी। अब मान लो हमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जो हमारे पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है या जो भी हमारे पास रेट ऑफ अपीयरेंस है, इसको क्या करना है, हमें डिवाइड करना है इसके हमारे पास कोएफिशिएंट से, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उससे डिवाइड कर देना है बस खाली, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास वो रेट ऑफ रिएक्शन निकल के आ जाता है। ठीक, तो ये हमारे पास आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे लिखेंगे इसको, अगर हम एक रिएक्शन लेते हैं, चलो अगर हम फॉर कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन दैट इज, अगर हमारे पास एक रिएक्शन दी गई है AA प्लस BB, इससे हमें मिल रहा है CC प्लस D। अब अगर इसके लिए हमें लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होगा हमारे पास, रेट ऑफ अपीयरेंस मतलब क्या होगा, अपीयर हो रहा होगा, बन रहा होगा, बढ़ रहा होगा, तो पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक, रेट ऑफ अपीयरेंस फॉर दो चीजें यहाँ पर C भी है D भी है, दोनों के निकाला जाएगा, C के लिए लिखना है तो क्या आएगा हमारे पास DC बाई dt, पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि बन रहा होगा। वैसे हमारे पास रेट ऑफ अपीयरेंस फॉर D के लिए कितना आएगा, प्लस D कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन में dt, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसके लिए, A के लिए हमारे पास क्या होगा, माइनस साइन आएगा क्योंकि ये क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है, कम हो रहा होगा धीरे धीरे ना, इसमें यहाँ पे आएगा माइनस D इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन में dt, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हमारे पास B के लिए कितना आ जाएगा, माइनस D कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन में dt। ठीक, माइनस साइन आने से के दिखा रहा माइनस प्लस, ये हमारे पास डिक्रीज हो रहा है जबकि ये इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है हमारे पास, ठीक, क्लियर आ जाएगा। अब यहीं से अगर हमको मान लो रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में एक रिलेशन होती है, वो मैं ये लिख रहा हूं, वहां से दोनों चीजें लिख सकते हैं। ठीक, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है हमारे पास वो क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन, ये किसके बराबर होती है, जो भी हमारे पास रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस और जो डिसअपीयरेंस होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस जो भी दिया गया रहेगा, उसको क्या करना है हमारे पास, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना है, डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन को पता चल जाएगा, अगर रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस पता है तो, या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस नहीं निकालना है तो ये पता है, इसको इधर पे रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस भी पता चल जाएगा, जो चीज निकालना उसको यहीं से निकाल सकते हैं। तो एक रिएक्शन लेते हैं, उसके लिए हम दोनों चीजें लिखेंगे, जैसे हमारे पास मान लीजिए क्या है N2 प्लस 3H2, इससे क्या बनता है हमारे पास 2NH2। अब इसके लिए हमें रेट ऑफ अपीयरेंस लिखना है तो क्या आएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब ये वाला जो बन रहा होगा, क्या मिलेगा हमारे पास, पॉजिटिव साइन के साथ D NH2 अपॉन में dt, यानी कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, ये NH3 है अमोनिया, ठीक, अपॉन में, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अगर हमें लिखना है तो क्या आएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2
N2 का क्या होगा, माइनस साइन लगेगा क्योंकि रिएक्टेंट है, D कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपान में dt। सिमिलरली S2 के लिए लिखना है तो क्या होगा हमारे पास, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, ये कितना आ जाएगा, माइनस D कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपान में dt। ठीक, तो रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस हमने लिखा है, यहाँ पर अपीयरेंस के लिए पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि अमोनिया बन रहा है, डिसअपीयरेंस के लिए नेगेटिव आएगा क्योंकि हमारे पास ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और ये भी डिक्रीज हो रहा है, दोनों हमारे पास क्या होंगे, एक दूसरे से कंबाइन होकर के अमोनिया के फॉर्मेशन कर रहा है ना, तो ये बढ़ रहा है तो पॉजिटिव साइन, ये कम हो रहा है तो नेगेटिव साइन है। लेकिन अगर यही हमको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है हमको, ठीक, तो क्या होगा, प्रोडक्ट के लिए इसी को क्या करना है, इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना है, कोएफिशिएंट कितना है 2, यानी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना है, जो रेट ऑफ अपीयरेंस आया है इसको क्या करना है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक, इसी से डिवाइड करने के बाद पता चल जाएगा हमारे पास कि रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होगी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अगर निकालना है तो नहीं निकाल सकते, ये क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो जो भी हमारे पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आ रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 डिवाइडिंग बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ N2 का निकाल रहे हैं तो N2 का ही कोएफिशिएंट रखना है, ये ना हो कि हम वहां पे S2 रख दें, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक, वैसे इसके लिए निकालना है तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 अपान में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2, ठीक। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, देखो, अगर इसके लिए हमें रेट ऑफ अपीयरेंस लिखना था, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ किसका, अमोनिया का, कितना आएगा हमारे पास, D कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपान में dt, और रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अमोनिया कितना हो जाएगा, जो ये हमारे पास आ रहा है इसी को क्या करना है, खाली हमें इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना है, कोएफिशिएंट कितना दिया इसका 2, इसका कोएफिशिएंट कितना है 2 है हमारे पास, तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक। तो इक्वल में इसको कैसे लिख सकते हैं, कितना बचेगा हमारे पास, ये 1/2 हो जाएगा ये D NH3/dt, ठीक, ये आ गया हमारे पास रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखना है, एक में अलग एग्जांपल है तो ये दिख नहीं रहा होगा, तो मैं एक अलग से